नमस्ते। आज सीबीएसई की कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से सुमित्रा नंदन पंत जी की कविता पर्वत प्रदेश में पावस के प्रश्न उत्तर करते हैं। किंतु इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, पावस ऋतु में प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं? कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो पावस ऋतु में प्रकृति में बहुत से मनोहारी परिवर्तन आते हैं, जैसे पर्वत, पहाड़, ताल, झरने आदि भी मनुष्यों की ही भांति भावनाओं से ओतप्रोत दिखाई देते हैं। पर्वतमालाओं पर अनगिनत फूल खिल जाते हैं। बरसात का जल पहाड़ों के नीचे इकट्ठा होता है तो दर्पण जैसा लगता है। पर्वत ताल के जल में अपना महाकार देखकर हैरान से दिखाई देते हैं। पर्वतों से बहते हुए झरने मोतियों की लड़ियों से प्रतीत होते हैं, मानो उनका गौरव गान गा रहे हैं। लंबे लंबे वृक्ष आसमान को निहारते चिंता मग्न दिखाई दे रहे हैं। अचानक काले काले बादल घिर आते हैं। ऐसा लगता है मानो पर्वत बादल रूपी पंख लगाकर उड़ना चाहते हैं। कोहरा धुएं जैसा दिखता है। इंद्र देवता बादलों के यान पर बैठकर नए नए जादू दिखाना चाहते हैं। प्रश्न 2, मेखलाकार शब्द का क्या अर्थ है? कवि ने इस शब्द का प्रयोग यहाँ क्यों किया है? मेखलाकार का अर्थ है गोल, जैसे कमरबंद या करधनी। यह कटी या कमर भाग में पहनी जाती है। पर्वत भी मेखलाकार की तरह लग रहा था, जैसे इसने पूरी पृथ्वी को अपने घेरे में ले लिया है। कवि ने इस शब्द का प्रयोग पर्वत की विशालता और फैलाव दिखाने के लिए किया है। प्रश्न 3, सहस्त्र दृग सुमन से क्या तात्पर्य है? कवि ने इस पद का प्रयोग किसके लिए किया होगा? पर्वतों पर हजारों रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। कवि को पहाड़ों पर खिले हजारों फूल पहाड़ की आंखों के समान लगते हैं। पर्वत अपने चरणों में स्थित तालाब में अपने हजारों सुमन रूपी नेत्रों से अपने ही बिंब को निहारते हुए से प्रतीत होते हैं। पर्वतों पर खिले सहस्त्र फूलों का पर्वतों के नेत्र के रूप में मानवीकरण किया गया है। इस तरह से स्पष्ट हो जाता है कि कवि ने इस पद का प्रयोग पर्वतों का मानवीकरण करने के लिए किया होगा। प्रश्न 4, कवि ने तालाब की समानता किसके साथ दिखाई है और क्यों? कवि ने तालाब की समानता दर्पण से की है। कवि ने ऐसी समानता इसलिए की है क्योंकि जिस प्रकार दर्पण से प्रतिबिंब स्वच्छ व स्पष्ट दिखाई देता है, उसी प्रकार तालाब का जल स्वच्छ और निर्मल होता है। पर्वत और उस पर लगे हुए फूल अपना प्रतिबिंब दर्पण रूपी तालाब के जल में देखते हैं। इसलिए कवि द्वारा तालाब की समानता दर्पण के साथ करना अत्यंत उपयुक्त है। प्रश्न 5, पर्वत के हृदय से उठकर ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर क्यों देख रहे थे और वे किस बात को प्रतिबिंबित करते हैं? पर्वत के हृदय से उठकर ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर अपनी उच्चाकांक्षाओं को प्रकट करने के लिए देख रहे हैं, अर्थात आकाश को पाना चाहते हैं। ये वृक्ष इस बात को प्रतिबिंबित करते हैं कि मानो ये गंभीर चिंतन में लीन हो और अपलक देखते हुए अपनी उच्चाकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए निहार रहे हों। इससे मानवीय भावनाओं को बताया गया है कि मनुष्य सदा आगे बढ़ने का भाव अपने मन में रखता है। प्रश्न 6, शाल के वृक्ष भयभीत होकर धरती में क्यों धंस गए? कवि के अनुसार वर्षा इतनी तेज और मूसलाधार थी कि ऐसा लगता था मानो आकाश धरती पर टूट पड़ा हो। चारों तरफ धुआं सा उठता प्रतीत होता है। ऐसा लगता है मानो तालाब में आग लग गई हो। चारों ओर कोहरा छा जाता है। पर्वत, झरने आदि सब अदृश्य हो जाते हैं। वर्षा के ऐसे भयंकर रूप को देखकर ही शाल के वृक्ष भयभीत होकर धरती में फंसे हुए प्रतीत होते हैं। प्रश्न 7, झरने किसके गौरव का गान कर रहे हैं?
बहते हुए झरने की तुलना किससे की गई है? पर्वतों की ऊंची चोटियों से सर करते बहते झरने देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो वे पर्वतों की उच्चता व महानता की गौरव गाथा गा रहे हों। जहां तक बहते हुए झरने की तुलना का संबंध है, तो बहते हुए झरने की तुलना मोती रूपी लड़ियों से की गई है। ख भाग निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। पहला प्रश्न है, टूट पड़ा भू पर अंबर। तो इसका इस भाव का आशय है कि जब आकाश में चारों तरफ असंख्य बादल छा जाते हैं तो वातावरण धुंधमय हो जाता है और केवल झरनों की झरझर ही सुनाई देती है। तब ऐसा लगता है कि मानो धरती पर आकाश टूट पड़ा हो। प्रश्न 2, यूं जलदयान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। इन पंक्तियों का अर्थ है, पर्वतीय प्रदेश में वर्षा ऋतु में पल पल प्रकृति के रूप में परिवर्तन आ जाता है। कभी गहरा बादल, कभी तेज वर्षा व तालाबों से उठता धुआं। ऐसे वातावरण को देखकर लगता है मानो वर्षा का देवता इंद्र बादल रूपी यान पर बैठकर जादू का खेल दिखा रहा हो। आकाश में उमड़ते घुमड़ते बादलों को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे बड़े बड़े पहाड़ अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए उड़ रहे हों। बादलों का उड़ना, चारों ओर धुआं होना और मूसलाधार वर्षा का होना, ये सब जादू के खेल के समान दिखाई दे रहे थे। प्रश्न 3, गिरिवर के उर से उठ उठ कर उच्चाकांक्षाओं से तरुवर है, झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। इस अंश का भाव है कि पर्वत के हृदय से उठकर ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर अपनी उच्चाकांक्षाओं को प्रकट करने के लिए देख रहे हैं, अर्थात आकाश को पाना चाहते हैं। ये वृक्ष इस बात को प्रतिबिंबित करते हैं कि मानो ये गंभीर चिंतन में लीन हो और अपलक देखते हुए अपनी उच्चाकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए निहार रहे हों। इससे मानवीय भावनाओं को बताया गया है कि मनुष्य सदा आगे बढ़ने का भाव अपने मन में रखता है। कविता का सौंदर्य। प्रश्न 1, इस कविता में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किस प्रकार किया गया है, स्पष्ट कीजिए। कविता सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के कुशल चित्रकार हैं। वे प्रकृति पर मानवीय क्रियाओं को दर्शाने में सिद्धहस्त हैं। पर्वत प्रदेश में पावस कविता में कवि ने प्रकृति, पहाड़, झरने, वहां उगे वृक्ष, शाल के पेड़, बादल आदि पर मानवीय क्रियाओं का आरोप किया है। इसलिए कविता में जगह जगह मानवीकरण अलंकार दिखाई देता है। कविता में आए मानवीकरण अलंकार हैं, पर्वत द्वारा तालाब रूपी दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखकर आत्ममुग्ध होना, पर्वत से गिरते झरनों द्वारा पर्वत का गुणगान किया जाना, पेड़ों द्वारा ध्यान लगाकर आकाश की ओर देखना, पहाड़ का बादल रूपी पंख लगाकर अचानक उड़ जाना, आकाश का धरती पर टूट पड़ना। तो कवि ने कविता में मानवीकरण अलंकार के प्रयोग से 4 चांद लगा दिए हैं। प्रश्न 2, आपकी दृष्टि में इस कविता का सौंदर्य इनमें से किस बात पर निर्भर करता है? अनेक शब्दों की आवृत्ति पर, शब्दों की चित्रमयी भाषा पर, या कविता की संगीतात्मकता पर? तो मेरी दृष्टि में कविता का सौंदर्य शब्दों की आवृत्ति, काव्य की चित्रमयी भाषा और कविता की संगीतात्मकता तीनों पर ही निर्भर करता है। यद्यपि इनमें से किसी एक के कारण भी सौंदर्य वृद्धि होती है, परंतु इन तीनों के मिले जुले प्रभाव के कारण कविता का सौंदर्य और निखर आता है। जैसे अनेक शब्दों की आवृत्ति से पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, मद में नस नस उत्तेजित कर, गिरिवर के उर से उठ उठ कर। शब्दों की आवृत्ति से भावों की अभिव्यक्ति में गंभीरता और प्रभाविकता आ गई है। शब्दों की चित्रमयी भाषा पर, मेखलाकार पर्वत अपार, अवलोक रहा है बार बार, है टूट पड़ा भू पर अंबर, फंस गए धरा में सभय ताल, झरते हैं झाग बड़े निर्झर, हैं झांक रहे नीरव नभ पर। शब्दों की चित्रमयी भाषा से
चाक्षुष बिंब या दृश्य बिंब साकार हो उठता है। इससे सारा दृश्य हमारी आंखों के सामने घूम जाता है। कविता की संगीतात्मकता पर अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर, रवशेष रह गए हैं निर्झर है टूट पड़ा भूपर अंबर। कविता में तुकांत युक्त पदावली और संगीतात्मकता होने से गेयता यानी गाने का गुण आ जाता है। प्रश्न 3, कवि ने चित्रात्मक शैली का प्रयोग करते हुए पावस ऋतु का सजीव चित्र अंकित किया है। ऐसे स्थलों को छांट कर लिखिए। कविता से लिए गए चित्रात्मक शैली के प्रयोग वाले स्थल। 1, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश मेखलाकार पर्वत अपार। दूसरा, अपने सहस्त्र दृक् सुमन फाड़ अवलोक रहा है बार बार। 3, जिसके चरणों में पला ताल दर्पण सा फैला है विशाल। 4, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। 6, उच्चाकांक्षाओं से तरुवर है झांक रहे नीरव नभ पर। 7, उड़ गया अचानक लो भूधर है टूट पड़ा भू पर अंबर, धस गए धरा में सभय शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यूं जलदियान में विचर विचर। तो ये कुछ स्थल थे जहां पर चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। योग्यता विस्तार। प्रश्न 1, इस कविता में वर्षा ऋतु में होने वाले प्राकृतिक परिवर्तनों की बात कही गई है। आप अपने यहाँ वर्षा ऋतु में होने वाले प्राकृतिक परिवर्तनों के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए। वर्षा ऋतु में होने वाले प्राकृतिक परिवर्तन। वर्षा को जीवनदायिनी ऋतु कहा जाता है। इस ऋतु का इंतजार ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से किया जाता है। वर्षा आते ही प्रकृति और जीव जंतुओं को नवजीवन के साथ हर्षोल्लास भी स्वतः ही मिल जाता है। इस ऋतु में हम अपने आसपास अनेक प्राकृतिक परिवर्तन देखते हैं, जैसे ग्रीष्म ऋतु में तवे से जलने वाली धरती शीतल हो जाती है। धरती पर सूखती धूप और मुरझाए से पेड़ पौधे हरे हो जाते हैं। पेड़ पौधे नहाए धोए तरोताजा सा प्रतीत होते हैं। प्रकृति हरी भरी हो जाती है तथा फसलें लहलहा उठती हैं। दादुर मोर पपीहा तथा अन्य जीव जंतु अपना उल्लास प्रकट कर प्रकृति को मुखरित बना देते हैं। मनुष्य तथा बच्चों के कंठ स्वतः ही फूट पड़ते हैं, जिससे प्राकृतिक चहल पहल एवं सजीवता बढ़ती है। आसमान में बादल छाने, सूरज की तपन कम होने तथा ठंडी हवाएं चलने से वातावरण सुहावना बन जाता है। नालियां, नाले, खेत, तालाब आदि जल से पूरित हो जाते हैं। अधिक वर्षा से कुछ स्थानों में बाढ़ सी स्थिति बन जाती है। रातें काली और डरावनी हो जाती हैं। लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं? पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि पर्वतीय प्रदेश की वर्षा ऋतु में प्रकृति में क्षण क्षण में बदलाव आता रहता है। वहां अचानक सूर्य बादलों के पीछे छिप जाता है। बादल गहराते ही वर्षा होने लगती है। चारों ओर धुआं धुआं सा छा जाता है। पल पल में हो रहे इस परिवर्तन को देखकर लगता है कि प्रकृति अपना वेश बदल रही है। कविता में पर्वत को कौन सा मानवीय कार्य करते हुए दर्शाया गया है? पर्वत प्रदेश में पावस कविता में वर्णित पर्वत अत्यंत ऊंचा और विशालकाय है। पर्वत पर हजारों फूल खिले हैं। पर्वत के चरणों के पास ही स्वच्छ जल से भरा तालाब है। पर्वत इस तालाब में अपनी परछाई निहारते हुए आत्ममुग्ध हो रहा है। उसका यह कार्य किसी मनुष्य के कार्य के समान है। प्रश्न 3, पर्वतीय प्रदेश में स्थित तालाब के सौंदर्य का चित्रण कीजिए।
पर्वतीय प्रदेश में पहाड़ की तलहटी में एक विशाल आकार का तालाब है। वहां होने वाली वर्षा के जल से यह तालाब परिपूरित रहता है। तालाब के पास ही विशालकाय पर्वत है। इसकी परछाई इसके पानी में उसी तरह दिखाई देती है जैसे साफ दर्पण में कोई वस्तु दिखाई देती है। प्रश्न 4। पर्वत से गिरने वाले झरनों की विशेषता लिखिए। पर्वतीय प्रदेश में वर्षा ऋतु में पर्वत के सीने पर झरझर करते हुए झरने गिर रहे हैं। इन झरनों की ध्वनि सुनकर ऐसा लगता है जैसे ये पर्वतों का गौरवगान कर रहे हों। इन झरनों का सौंदर्य देखकर नस नस में उत्तेजना भर जाती है। ये पर्वतीय झरने झाग युक्त हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि ये सफेद मोतियों की लड़ियां हैं। प्रश्न 5। पर्वतों पर उगे पेड़ कवि को किस तरह दिख रहे हैं? पर्वतों पर उड़े पेड़ देखकर लगता है ओहो। प्रश्न 5। पर्वतों पर उगे पेड़ कवि को किस तरह दिख रहे हैं? पर्वतों पर उगे पेड़ देखकर लगता है कि ये पेड़ पहाड़ के सीने पर उगाए हैं, जो मनुष्य की ऊंची ऊंची इच्छाओं की तरह हैं। ये पेड़ अत्यंत ध्यान से अपलक और अटल रहकर शांत आकाश की ओर निहार रहे हैं। शायद ये भी अपनी उच्चाकांक्षाओं को पूरा करने का उपाय खोजने के क्रम में चिंतनशील हैं। प्रश्न 6। कविता में पर्वत के प्रति कवि की कल्पना अत्यंत मनोरम है। स्पष्ट कीजिए। पर्वत प्रदेश में पावस कविता में कवि ने पर्वत के प्रति अत्यंत सुंदर कल्पना की है। विशालकाय पर्वत पर खिले फूलों को उसने हजारों नेत्र माना है, जिनके सहारे पहाड़ विशाल दर्पण जैसे तालाब में अपना विशाल आकार देखकर मुग्ध हो रहा है। अचानक बादलों के घिर जाने पर यही पहाड़ अदृश्य हो जाता है। तब लगता है कि पहाड़ किसी विशाल पक्षी की भांति अपने काले काले पंख फड़फड़ाकर उड़ गया हो। प्रश्न 7। पर्वत प्रदेश में पावस कविता में तालाब की तुलना किससे की गई है और क्यों? पर्वत प्रदेश में पावस कविता में तालाब की तुलना स्वच्छ विशाल दर्पण से की गई है, क्योंकि तालाब का आकार बहुत बड़ा है। तालाब का जल अत्यंत निर्मल और साफ है। तालाब के इस स्वच्छ जल में पर्वत अपना महाकार देख रहा है। प्रश्न 8। पर्वतीय प्रदेश में उड़ते बादलों को देखकर कवि ने क्या नवीन कल्पना की है? पर्वतीय प्रदेश में बादल इधर उधर उड़ते फिर रहे हैं। इन बादलों से वर्षा होने से तालाब में धुआं उठने लगा है। पर्वत और झरने अदृश्य होने लगे। शाल के पेड़ अस्पष्ट से दिखने लगे। इन सारे परिवर्तनों के मूल में बादल थे। इन्हें उड़ता देख कवि ने इंद्रयान के रूप में इनकी कल्पना की, जिनमें बैठकर इंद्र अपना मायावी जाल फैला रहा था। कवि की यह कल्पना सर्वथा नवीन है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1। कवि के देखते देखते अचानक कौन सा परिवर्तन हुआ जिससे शाल के वृक्ष भयाकुल हो गए? पर्वतीय प्रदेश में वर्षा ऋतु में कवि ने देखा कि आकाश में काले काले बादल उठे और नीचे की ओर आकर पर्वत, पेड़ तथा तालाब आदि को घेर लिया, जिससे निम्नलिखित परिवर्तन हुए। ऐसा लगा कि पहाड़ चमकीले भूरे पारद के पंख फड़फड़ाकर उड़ गया है। पहाड़ पर स्थित झरने अदृश्य हो गए हैं। झरनों का स्वर सरसर सुनाई पड़ रहा है। मूसलाधार वर्षा होने लगी, जिससे ऐसा लगा कि धरती पर आकाश टूट पड़ा हो। चारों तरफ धुआं सा उठता प्रतीत होता है, मानो आग लग गई हो। पर्वतीय प्रदेश में अचानक हुए इन परिवर्तनों को देखकर शाल के पेड़ भयाकुल हो उठे। पर्वतीय प्रदेश में इंद्र अपनी जादूगरी किस तरह दिखा रहा था? पर्वतीय प्रदेश में अचानक बादल छाने और धुंध उठने से वातावरण अंधकारमय हो गया। इससे पर्वत अदृश्य हो गए। पर्वत पर बहते झरने दिखने बंद हो गए। झरनों की आवाज अब भी आ रही थी।
अचानक जोरदार वर्षा होने लगी। बढ़ती धुंध में शाल के पेड़ ओझल होने लगे। ऐसा लगा ये पेड़ कटकर धरती में धंसते जा रहे हैं। अचानक तालाब में धुआं ऐसे उठा मानो आग लग गई हो। इस तरह अपनी जादूगरी दिखाते हुए इंद्र बादलों के विमान पर बैठकर घूम रहा था। यह सब परिवर्तन इंद्र अपनी जादूगरी से दिखा रहा था। प्रश्न 3। पर्वतीय प्रदेश में कुछ पेड़ पहाड़ पर उगे हैं तो कुछ शाल के पेड़ पहाड़ के पास। इन दोनों स्थान के पेड़ों के सौंदर्य में अंतर कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। पर्वतीय प्रदेश में बहुत से पेड़ पर्वत पर उगे हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि वे पहाड़ के सीने पर उगे हैं। ये पेड़ मनुष्य की ऊंची आकांक्षाओं के समान हैं। जिस प्रकार मनुष्य अपनी आकांक्षाएं पूरी करने के लिए चिंतित रहता है, उसी प्रकार ये पेड़ भी अटल भाव से अपलक आकाश की ओर देखे जा रहे हैं, जैसे अपनी महत्वाकांक्षा पूर्ति का उपाय सोच रहे हों। दूसरी ओर पर्वत के पास उगे पेड़ वर्षा होने और धुंध के कारण अस्पष्ट से दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि अचानक होने वाली मूसलाधार वर्षा और धुंध से भयभीत होकर ये पेड़ धरती में धंस गए हों। प्रश्न 4। पर्वत प्रदेश में पावस कविता का प्रतिपाद्य अपने शब्दों में लिखिए। पर्वत प्रदेश में पावस कविता पर्वतीय सौंदर्य को व्यक्त करने वाली कविता है। प्रकृति का यह सौंदर्य वर्षा में और भी बढ़ जाता है। वर्षा काल में प्रकृति में क्षण क्षण होने वाले परिवर्तन देखकर लगता है कि प्रकृति सजने धजने के क्रम में पल पल अपना वेश बदल रही है। विशाल आकार वाला मेखलाकार पर्वत है, जिस पर फूल खिले हैं। पर्वत के पास ही विशाल तालाब है, जिसमें पर्वत अपना सौंदर्य निहारता है और आत्ममुग्ध होता है। तालाब का जल इतना स्वच्छ है जैसे दर्पण हो। पर्वतों से गिरते झरने सफेद मोतियों की लड़ियों जैसे लगते हैं। अचानक बादल उमड़ते हैं। बादलों में पर्वत और झरने अदृश्य हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे पर्वत विशालकाय पक्षी की भांति पंख फड़फड़ाकर उड़ जाते हैं। मूसलाधार वर्षा आरंभ हो जाती है। शाल के पेड़ भयभीत होकर धरती में धंसने से लगते हैं। तालाब से धुआं उठने लगता है। ऐसा लगता है जैसे इंद्र अपनी जादूगरी दिखा रहा है। अब कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जानते हैं। पावस यानी वर्षा ऋतु, प्रकृति वेश प्रकृति का रूप, मेखलाकार कनकनी के आकार की पहाड़ की ढाल, सहस्त्र हजार, दृक्सुमन पुष्प रूपी आंखें, अवलोक देखना, महाकार विशाल आकार, दर्पण आईना, मद मस्ती, झाग फेन, उर हृदय, उच्चाकांक्षा ऊंचा उठने की कामना, तरुवर पेड़, नीरव नभ शांत आकाश, अनिमेष एकटक, चिंता पर चिंतित या चिंता में डूबा हुआ, भूधर पहाड़, पारद के पर पारे के समान धवल एवं चमकीले पंख, रवशेष केवल आवाज का रह जाना, चारों ओर शांत निस्तब्ध वातावरण में केवल पानी के गिरने की आवाज का रह जाना, सभय भय के साथ, शाल एक वृक्ष का नाम, ताल तालाब, जलदयान बादल रूपी विमान, विचर घूमना, इंद्रजाल जादूगरी। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।